सबसे पहले तो पूरे प्रदेश के लोगों को आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और महात्मा दीपावली का पर्व जो है, जैसे अयोध्या का जश्न मना था, उसी तरह प्रदेश की जनता इसका जश्न मनाए, आपसी भाईचारा और अच्छा हो, इसकी शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ साथ बड़ौदा का जो उपचुनाव हुआ है, उसमें वहाँ की जनता को भी, वहाँ के मतदाता को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो 3 काले कानून बना करके उन्होंने देश के किसान को प्रताड़ित किया, देश के किसान के खिलाफ बिना कोई डिमांड के, बिना मांगे अपनी तरफ से किसान को कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे किसान को भूख के कगार पे लाके खड़ा किया जाए, कैसे उसकी ज़मीन बेचने पे उसको मजबूर किया जाए, उसके लिए जो काले कानून बनाए, पूरे इलेक्शन में लोगों के मन में इसको लेकर के बहुत बड़ी पीड़ा थी, बड़ा गुस्सा था। और बारी बारी लोग एक ही बात कह रहे थे कि हम भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं, और उन्होंने भाजपा को जो सबक सिखाया उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। जहां तक बीजेपी और जेजेपी की बात है, आज 70,000 वोट कह रहे थे हम जेब में डाल करके चले, और 1 साल की सरकार की अपनी उपलब्धियां अलग गिना रहे थे। उन लोगों को एक बहुत करारा जवाब मिला है जिनके 20,000 वोट कम हो गए। हमारा तो इस तरह के हालात के बावजूद भी वोट बैंक बढ़ा है, और लोग हमारी पार्टी को और बड़ी संख्या में वोट देना चाहते थे। लोगों की बहुत इच्छा थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बड़ी ताकत दें, लेकिन एक डर सता रहा था अंदर ही अंदर। इस बात को लेकर के डर था कि कहीं अगर बीजेपी का दाव लग गया तो फिर सारे देश का किसान हमें इस बात के लिए कोसने का काम करेगा कि हमने उस भाजपा को जिताने के लिए अपने वोट को बांटने का काम किया, जिस भाजपा ने किसान को मारने का एक बड़ा षड्यंत्र कानून बनाया। हमारा वोट बढ़ने के बाद भाजपा और जसपा बुरी तरह से हारी है। अब आप उनसे पूछना, आपसे जब मिले, कि वो तुम्हारा 20,000 वोट जो तुम कह रहे थे हमारा 70,000 से शुरू होगा, वो कहाँ गया, किसके खाते में गया, किस पार्टी का कम हुआ, लोकप्रियता किसकी कम हुई तुम्हारे में से? जो बारी बारी गठबंधन की बात करते थे, लोगों ने उस गठबंधन को नकार दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री को 1 साल में जिस तरह से लोगों ने नकारने का काम किया है, उससे मुख्यमंत्री को सबक लेना चाहिए। और जो इस किस्म के कानून इस देश में बने, इस 70% आबादी जो यहाँ हरियाणा की गांव में रहती है, जो खेती पर निर्भर करने वाले लोग हैं, उन लोगों की आवाज को सेंटर तक पहुंचाना चाहिए। हमारा भी पिछले दिनों सेशन था और उस सेशन में खास तौर पे कृषि के कानूनों के ऊपर चर्चा होनी थी। कांग्रेस पार्टी जहां बारी बारी ये कह रही थी हम इसका विरोध करते हैं, कांग्रेस क्योंकि इसका विधानसभा में इसलिए विरोध नहीं कर सकती थी, ये कांग्रेस का खुद का ड्राफ्ट किया हुआ एजेंडा था, इसलिए कैसे हाउस से जान छुटाएं, कैसे भागें, उसके लिए उन्होंने एक नई शर्त रख दी कि वोटिंग पहले हो। कभी भी वोटिंग जो है पहले नहीं होती किसी भी इशू पे।
विधानसभा में वोटिंग पहले उस पर बहस होती है, चाहे कोई नो कॉन्फिडेंस आया हो, चाहे कोई बिल आया हो, और चाहे कोई और चर्चा का विषय काम रोको प्रस्ताव हो, उनके ऊपर अगर वोटिंग करोगे आप तो फिर पहले उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। चर्चा करने के बाद फिर उस पर वोटिंग होगी। चाहे प्रस्ताव कोई ले, सरकार ले, विपक्ष ले, कोई तीसरा एमएलए लेकर के आए, तो उस पर वोटिंग बाद में होती है। लेकिन भागना चाहती थी कांग्रेस क्योंकि इस इशू के ऊपर खड़ी नहीं हो सकती थी। कांग्रेस स्वयं इसके लिए इतनी ही दोषी थी। अगर वहां कांग्रेस होती तो मैं उन कांग्रेस के लोगों से जरूर पूछता कि तुमने देश भर में इसका विरोध कहाँ किया है। तुम्हारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं कांग्रेस के 44 जो हैं, वो किस दिन सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे हैं, किस दिन उन्होंने इसकी डिमांड करी। मैं हुड्डा से पूछता कि तैने इस 30 एमएलए को लेकर के कहाँ धरना दिया, कहाँ तू इन 30 को लेकर के लड़ाई लड़ करके आए। वहीं मैंने अपनी तरफ से इस किसान वाले बिल के ऊपर सरकार का प्रयास तो ये था कि मैं भी किसी तरीके से इस पर चर्चा ना कर सकूं, लेकिन मैंने एक अपनी जिम्मेवारी समझी, क्योंकि हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। उन्होंने हमेशा किसान को ताकत दी है, और किसान की जब लड़ाई की बात है तो मेरी जो जिम्मेवारी बनती थी, मैंने हाउस के अंदर उस जिम्मेवारी को निभाने का काम किया और सरकार को बैकफुट पे लेकर के खड़ा भी किया। मेरी किसी भी बात का जवाब मेरी गैर मौजूदगी में भी मुख्यमंत्री या कृषि मंत्री नहीं दे पाए थे। दोनों के दोनों गोल मोड़ करके कहीं केंद्र की सरकार की पीठ को थपथपा रहे थे। आज भी सरकार के पास हमारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। अब मैं जहां दिवाली की फिर से शुभकामनाएं देते हैं, वहीं दोबारा बड़ौदा का प्रोग्राम बनाऊंगा। दिवाली के तुरंत बाद बड़ौदा के लोगों से मिल करके आऊँगा, उनका धन्यवाद करके आऊँगा, और नए सिरे से हम अपनी पार्टी के संगठन में बदलाव करेंगे। जहाँ संगठन मजबूत करेंगे वहीं प्रदेश भर के कार्यक्रम बना करके लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को अपनी पार्टी के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ जोड़ करके पार्टी को बड़े मुकाम पे लेकर के जाने का काम करेंगे। बड़ौदा चुनाव के परिणाम का हरियाणा की भावी रणनीति में क्या असर रहेगा? ये लोगों का एक फैसला था। जो 3 बिल आए, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, किसान किसी भी कीमत पे उससे सहमत नहीं है। उसी का नतीजा है कि किसान ने एकजुट होकर के भाजपा को हराने का काम किया। उन्होंने इस पे मोहर लगाई है, पूरे देश को मैसेज दिया है कि अगर किसान एकजुट हो गया तो फिर भाजपा प्रदेश के अंदर सब जगह से सत्ता से बाहर हो जाएगी। हमारे हरियाणा में भी कुछ जगह लोग सड़क किनारे बैठे हैं। पंजाब में टोल नाकों पे पट्टी खत्म कर दी गई है, और जो लाइन्स या दूसरी कंपनियां हैं उनके पंप तक कैप्चर कर लिए हैं किसानों ने। वो कैसा? हमारे यहाँ पे भी किसान आंदोलन होगा। अब ये जो बिजाई हो रही है ना किसान की फसल की, इस बिजाई के बाद लोग लड़ेंगे, सड़कों पे आकर के किसान अपने हकों की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। हमारी पार्टी ने सदैव किसान के हितों को ध्यान में रख करके विधानसभा और विधानसभा के बाहर किसान को ताकत दी, उसके साथ इंसाफ कराया। अब भी इस बिजाई के बाद जिस तरह का भी कोई निर्णय लिया जाएगा, या हम अपने पार्टी के स्तर पे कोई इस पे निर्णय लेकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ये मध्यावधि चुनाव का जो परिणाम है, पहले भी मध्यावधि जो चुनाव हुए हैं वो कई बार सत्तारूढ़ दल के कील साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री को जो बारी बारी ये कह रहा था कि हमने 1 साल में जो उपलब्धियां गिना रहा था, लोगों ने उसके खिलाफ मोहर लगाई है।
अब मुख्यमंत्री को अगर नैतिकता तो फिर जीत के दावे करने वालों को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर अभी आपने कहा सरकार गिर भी सकती है कहीं। अभी देखते जाओ, हालात कुछ भी बन सकते हैं। जब किसानों का बड़ा एजिटेशन शुरू होगा तो बहुत सारे एमएलए इस बात के लिए मजबूर हो जाएंगे जिनको बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा। हाउस के अंदर भी अगर कांग्रेस ना भागती, कांग्रेस बाद में वोटिंग करवाती, इस बात पे अड़ी रहती, तो कम से कम उन लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाते जो केवल और केवल किसान के झूठे आंसू पूछ रहे थे, जो ये कह रहे थे हम तो जहां किसान कहेगा वहां खड़े रहेंगे, किसान कहेगा रिजाइन कर देंगे, किसान कहेगा उनकी ये लड़ाई लड़ देंगे। फिर उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी, फिर वो लोग नंगे होते या फिर वो किसान के साथ खड़े होते तो सरकार तो उसी वक्त ही गिरने के कगार पे आ जाती। सर आपकी तरफ से और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया सरकार पर कि उन्होंने वहां बड़ौदा में जो है पावर का मिसयूज किया। यहाँ तक कि जो नेलो के आपके प्रदेश अध्यक्ष एल सिंह राठी, उन्होंने कहा कि चुनाव भी रद्द होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मशीनरी का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ। सरकार ने बहुत ओछे हथकंडे अपनाए, पैसे बांटे, गैस के सिलेंडर बांटे, उसके इलावा सरपंच और पंचों को डराया और धमकाया गया। सरकारी मशीनरी का मिसयूज हुआ और यहां तक भी कि जो सरकारी मुलाजिम थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की ड्यूटियां लगा करके उन मुलाजिमों से भी जबरदस्ती वोट लिया गया। यहां तक भी लोगों में पैनिक पैदा करने के लिए मशीनें दे करके और वहां कहीं स्कूलों के बूथ के बाहर बैठा दिए लोग, जिनको किराए पे लेके 1500 2000 रुपये दिहाड़ी दे करके। वो एक पैनिक था, वो इसलिए कर रहे थे कि जो वोट डालने वाला वो भ्रमित हो जाए, उसके दिमाग में एक बात बैठ जाए कि चुनाव तो जीत गए, तो वो फिर आर्मी वोट क्यों डालूंगा, वो भी कहीं उनके पक्ष में वोट ना डाल दें। इसी तरह और अच्छे हथकंडे अपनाए। धनखड़ ने तो जो लड़की नीतिका मारी गई थी उसके लिए भी ट्वीट किया, मतलब किस तरह से हमारे यहाँ धर्म की भावना को भड़काया गया। उसने यहां तक भी कहा कि इस बड़ौदा के चुनाव में जो माता और बहन अपना वोट कास्ट करने जाएगी वो बीजेपी को वोट दे करके नीतिका को श्रद्धांजलि देगी। मतलब यहां पे भी बीजेपी बाज नहीं आई। ऐसी सांप्रदायिक पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये तो इसका मतलब हमारे यहाँ जहर फैला करके लोगों को लड़ाना और मारना चाहते हैं। इनका तो अपना दाव लगा रहे, इसके लिए किसी का कोई नुकसान हो कि उस नुकसान को अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। सरकार का काम है लोगों को सुविधाएं देना, ना कि लोगों को लड़ाना। सर विधानसभा में आपके द्वारा काफ़ी सारे मुद्दे उठाए गए, मुख्यतः अपने किसानों के जो 3 नए अध्यादेश आए उसको लेकर भी मांग रखी थी, लेकिन सरकार का कोई जवाब था वो सही जवाब नहीं था। आगे इनेलो किसानों के लिए क्या कुछ करेगी? सरकार तो भाग रही थी विधानसभा से खुद। मेरे ये समझ में नहीं आया कांग्रेस क्यों भागी उससे पहले। कांग्रेस के पल्ले भी कुछ नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ही फंस रहे थे। सरकार तो फंसी फंसाई है इस पे। हमने बताया आपको कि हम आगे अपनी पार्टी की दोबारा स्टेट बॉडी की मीटिंग बुलाएंगे, जहाँ संगठन में फेरबदल करेंगे, वहीं आगे की रणनीति इस पर तैयार करेंगे। सर आपने कहा कि किसान एजुकेशन की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ, बीजेपी हारी, तो कांग्रेस ही विकल्प क्यों? मैं नुकसान नहीं कह रहा बीजेपी हारी का, बीजेपी हारी, उन्होंने हराया। ना हारने की बात कर रहा। ये जो अध्यादेश है ये बीजेपी जो लेकर के जिसका कानून बनाया वो किसान की डेथ वारंट पे दस्तखत है, और कांग्रेस इसलिए जीत गई वहां पे कि वहां
लोग आपका आपस का वोट है उसको डिवाइड नहीं करना चाहते थे। उनको कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आया तो लोगों ने फिर फैसला कर लिया कि इसको हराने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे। ये जो आपके पत्रकार और बैठे हैं जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, ये सारे वहां गए हुए थे। आप इनसे ये पूछो कि कोई एक भी आदमी इनको ऐसा वहां पे मिला हो जिसने ये ना कहा हो कि हम अपना वोट तो आईएनएलडी को देना चाहते हैं, अभय सिंह को देना चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने आज मजबूरी है। कोई एक आदमी भी इनको ऐसा मिला हो जिसने ये कहा हो कि हम अभय सिंह को नहीं देना चाहते, तो आप इनसे पूछो। वो कहते हैं अगली बारी अभय सिंह वोट मांगने ना भी आएगा तो भी वोट देके जिताएंगे। हमारी पार्टी के ऊपर क्वेश्चन चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी का आधार बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है, और इसके लिए मैं अपनी जबान से कहता हूँ अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारे जितने सोशल मीडिया के साथी वहां गए इनसे पूछ लो, इनमें से कोई एक आदमी ये कह दे कि लोग आईएनएलडी को नापसंद कर रहे थे तो मैं स्वीकार कर लूंगा इस बात को। मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन मुझे कोई जबरदस्ती ये कहलवाना चाहे कि कांग्रेस मजबूत थी। कांग्रेस मजबूत नहीं थी, कांग्रेस लोगों की मजबूरी थी। कांग्रेसी तो लड़ रहे हैं आपस में।